हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर बीए फिफ्थ सेम थर्ड ईयर की जो है क्लासेस रनिंग में चल रही हैं और हिस्ट्री सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। अगर आज आप चैनल से नए जुड़े हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पुनर्जागरण, जिसमें मैंने आपसे 2 पार्ट इसके डिस्कस कर लिए हैं। आज बारी है हमारी पार्ट 3 की और आज ही आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जो आज चैनल से नए जुड़े हैं तो पहले 2 पार्ट्स देख लीजिए, प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको पुनर्जागरण के बारे में बताया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, रेनेसां शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थ क्या था। तो पार्ट 1 में मैंने आपको इतना करवाया। कौन कौन से कारण थे जिनके कारण पुनर्जागरण हुआ, ये आपको बहुत अच्छे से समझाया गया था। इसके बाद पुनर्जागरण का उदय कहाँ पर हुआ था, सबसे पहले उदय कहाँ पर हुआ था, तो इटली में हुआ था। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग हमने यहाँ से करी थी। जो आज चैनल से नए जुड़े हैं तो मैं उनको बता रही हूँ और विशेषताएं क्या क्या थी पुनर्जागरण की, ये वाला टॉपिक आपको मैंने करवाया था। तो आज जो है हम बात करेंगे पुनर्जागरण का विकास कैसे हुआ। जब इतनी बातें हो जाती हैं तो विकास पे ही आते हैं। विकास कैसे बढ़ता गया, किन्होंने कितना योगदान दिया, इस पूरे चैप्टर की जो थीम है इसी में ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की। पहले चरण में अगर आपको देखेंगे, जो पुनर्जागरण का जो मुख्य केंद्र था वो था आपका फ्लोरेंस और वेनिस। दूसरे चरण में पुनर्जागरण का जो केंद्र रहा था वो रहा था रोम। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। और तीसरे चरण में पुनर्जागरण का जो विकास था वो इटली से बाहर उत्तरी यूरोप के जो है देशों में देखा जा सकता था। अब बात करेंगे हम साहित्य में पुनर्जागरण कैसा था, लिटरेचर में कैसा था। साहित्य में प्राचीन यूनान और रोम के साहित्य की आंतरिक भावना का पुनरुत्थान जो है हमें दिखाई देता है। नवीन विशेषताएं इससे जो है लोगों द्वारा अपनाई जा रही थी। जो ये साहित्य था ये आपका मानवतावादी था, ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो साहित्य था आपका मानवतावादी था, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है धर्म का प्रभाव जो है कम हो रहा था। धर्म को इतनी मान्यता नहीं दी जा रही थी, मानव को दी जा रही थी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इटालवी साहित्य थे, इटालियन लिटरेचर, उनमें कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार हैं, उनकी बुक कौन सी थी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो इटालवी साहित्यकारों में जो प्रमुख थे, सबसे पहले थे आपके दांते साहब, दूसरे थे आपके पेट्रॉक। तो ये आपको याद रखना है। पहले थे आपके दांते, दूसरे थे आपके पेट्रॉक, बोकासियो और मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली। वैसे मैकियावेली ज़्यादा याद रहता है। तो ये 4 जो हैं आपके साहित्यकार थे, इनकी बुक, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। जो दांते हैं उनकी जो सुप्रसिद्ध रचना है डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी आप साथ साथ जो है याद कर लीजिए, डिवाइन कॉमेडी। तो ये एक क्या है, ये एक महाकाव्य है। जो इसकी भाषा है, इसकी जो भाषा है वो इटालवी भाषा में इसे लिखा गया है, क्योंकि इटली का है ना, तो इटालवी भाषा में इसे लिखा गया है। और इसलिए दांते को इटालवी काव्य का पिता कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसे इटालवी काव्य का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इटालियन पोएट्री, तो कहा जाता है दांते को, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपके पेट्रॉक। पेट्रॉक से ही आपके पुनर्जागरण की क्या है शुरुआत मानी जाती है, और मानववाद का जनक भी पेट्रॉक को ही कहा जाता है, क्योंकि इसने पहली बार अपने चिंतन और रचनाओं में मध्यकालीन धार्मिक चिंतन के स्थान पर लौकिक विषयों पर आधार बनाया था, जिसका केंद्र बिंदु एक स्वतंत्र कर्मशील मानव था, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जो ये साहित्यकार थे इन्होंने धर्म की जगह जो है मानव को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। तो इसमें जो अग्रणी रहे हैं वो सब रहे हैं आपके पेट्रॉक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, बोकासियो को देखते हैं। जो ये बोकासियो था, जो अभी हमने पेट्रॉक को पढ़ा है, ये उसका शिष्य और मित्र दोनों था। इटालवी गद्य का जो जनक है इसको कहा जाता है बोकासियो को। और जो आपकी बोकासियो की सबसे महत्वपूर्ण कृति है वो है डिकेमेरॉन, ठीक है, डिकेमेरॉन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जितना जितना मैंने हाईलाइट करा है आपको सिर्फ उतना ही जो है याद करना है। नेक्स्ट है आपका मैकियावेली।
इटली के पुनर्जागरणकालीन राजनीतिक चिंतकों में जो आपका मैकियावेली है, इसका नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, डिस्कोर्स, द प्रिंस और आर्ट ऑफ वार, और इसी को ही पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक भी माना जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैकियावेली कौन था, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको कैसे कौन सा विचारक माना जाता है, और इसकी बुक्स के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये तो थे इटली के साहित्यकार। अब फ्रांसीसी साहित्य में जो है नाम प्रमुख है वो है रेबेलोस और मॉन्टेन। जो रेबेलस है, इसकी प्रमुख जो आपकी बुक है रेबेलोस की, इसकी बुक का नाम है गरगनतुआ। ये जो नाम है आपको याद रखने हैं, गरगनतुआ। इसमें पुनर्जागरण की आपको संक्षिप्त कहानी इसमें मानी जाती है। ठीक है, उसका संक्षिप्त रूप जो है गरगनतुआ में दिया गया है, जो रेबेलस द्वारा लिखा गया है। मॉन्टेन की बात कर लेते हैं। मॉन्टेन का नाम उल्लेखनीय है। उनकी कृतियों से हमें निबंध लेखन का जो है प्रारंभ होता है। जो निबंध लेखन होता है ना, तो प्रारंभ इन्होंने किया था, मॉन्टेन ने। अब बात करेंगे हम अंग्रेजी साहित्य में। चौसर का नाम बहुत ज़्यादा प्रमुख है, जाफरे चौसर। इनको अंग्रेजी काव्य का पिता कहा जाता है। अंग्रेजी साहित्य धारा का प्रवाह महाकवि, राजनीतिज्ञ, विद्वान चौसर को से ही जो है शुरू होता है, और उसे जनसाधारण और राजदरबार दोनों के संबंध में असाधारण ज्ञान था। यानी कि इतने टैलेंटेड थे, इनको ज्ञान बहुत ज़्यादा था। महाकवि, राजनीतिज्ञ, विद्वान, इनको सब कुछ कहा गया है। इसे चौसर को अंग्रेजी जो साहित्य है उसका होमर कहा गया है। चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि चौसर को अंग्रेजी साहित्य का होमर कहा गया है। एक पुनर्जागरण के प्रतिनिधि साहित्यकारों में टॉमस मूर का नाम थोड़ा सा उल्लेखनीय है। लैटिन भाषा में लिखी गई इनकी जो रचना है यूरोपिया, ये इनकी रचना का नाम आपने ध्यान रखना है, टॉमस मूर का यूरोपिया। इन्होंने एक काल्पनिक आदर्श राज्य और समाज का जो है इनकी रोमानी कथा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, नाम, उनके काम, और ठीक है, और उन्हें क्या कहा गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। चित्रकला में कौन इम्पोर्टेंट रहा है देखते हैं। चित्रकला पर आपके मानववाद का जो है प्रभाव झलकता है। मानववाद को ही इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। सबसे पहले जो आपके चित्रकार थे वो थे जियतो, इटली के थे। इटली के जियतो ने परंपरागत बेजेटाइन शैली से हटकर मानव और प्रकृति के अनेक चित्र बनाए थे। ठीक है, ये शैली का आपने नाम याद रखना है, बेइजेटाइन शैली। इनसे हट गए थे और मानव और प्रकृति के इन्होंने अनेक चित्र बनाए हैं, और इनको चित्रकला का जन्मदाता भी माना जाता है। ठीक है, जिए रहो। मैं आराम से आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि नाम जो है टफ लगते हैं बच्चों को, और नाम हमने साथ साथ याद करने हैं इसी क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लियोनार्डो दा विंची। इनको क्या कहते हैं, चित्रकला को कला का एक मुख्य रूप ये मानता था। ये जो बंदा था विंची, ये क्या मानता था, जो चित्रकला है वो कला का एक मुख्य रूप है। इनकी प्रमुख कृति है मोनालिसा। ये आपको चीज़ याद रखनी है। ठीक है, राफेल के बारे में जान लेते हैं। राफेल भी जो है इस काल का महान चित्रकार था। उसके चित्रों में आपको क्या दिखाई देता था, जो मनुष्य का सौम्य स्वभाव, गढ़ा हुआ शरीर, और साथ ही उसकी जो बुद्धिमत्ता भी उसमें झलकती थी। मतलब इतना सजीव तरीके से वो बनाता था। इनके जो चित्र थे बहुत ज़्यादा आकर्षक हैं। ठीक है, इनके चित्रों में सबसे जो प्रसिद्ध है वो है आपका सिक्सटस की कुमारी मरियम। तो ये आपने नाम भी ध्यान रखना है। राफेल के बारे में सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, माइकल एंजेलो को पढ़ लेते हैं। माइकल जो एंजेलो है वो नवजागरण काल का एक अन्य महान शिल्पी था, चित्रकार था, वास्तुविद, इंजीनियर, कवि, ये सब कुछ था। ठीक है, तो एंजेलो के बारे में आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बैटिस्टा अल्बर्टी। अब ये स्थापत्य क्षेत्र आ गया है। स्थापत्य के क्षेत्र में एक अन्य महान नव प्रवर्तक था। ये जो बैटिस्टा अल्बर्टी था, इसने चर्च स्थापत्य में नवीन शैली का क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अल्बर्टी ने चर्च स्थापत्य में नवीन शैली का क्या किया था, प्रयोग किया था। नेक्स्ट है आपका ब्रेमेंटी। जो ये ब्रेमेंटी था, ये स्थापत्य में नवीन शैली का वाहक था। इसके स्थापत्य में आपको सादगी दिखेगी, संयम दिखेगा, शांति दिखेगी, संतुलन, ये सभी तत्वों का ब्रेमेंटी ने क्या किया था, समावेश था।
ब्रेमेंटी ने रोम में संत पीटर के गिरजाघर का निर्माण कार्य जो है प्रारंभ किया था। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। एक इटली का सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध जो मूर्तिकार है वो है आपका माइकल एंजेलो। इसकी जो प्रमुख मूर्तियां हैं, पिएटा की मूर्ति है, एक सुंदर युवा कुंवारी कन्या है, वर्जिन की इसमें मूर्ति है जिसने ईसा को अपनी गोद में ले रखा है। माइकल एंजेलो की जो मूर्ति है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है? पिएटा। विज्ञान का विकास को पढ़ लेते हैं। विज्ञान के विकास में जो मेन है वो है कोपरनिकस का। कोपरनिकस ने पृथ्वी की इस अवधारणा को नकार दिया था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। ये कोपरनिकस कह रहा है कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और यह जो है स्थिर है। पृथ्वी सहित सारे जो ग्रह है, ध्यान से देखिए, सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इसने ये जो अपने विचार दे रहा है, इसकी एक बुक है द रिवोल्यूशन में, इसमें क्या कहा गया है कि ईसाइयत के कोप से बचने के लिए उसकी मृत्यु के बाद उसके शिष्यों ने प्रकाशित करवाई थी। यानी कि जो जब इस बंदे की डेथ हो गई थी कोपरनिकस की, इसके बाद इसके शिष्यों ने इसकी ये जो है बुक प्रकाशित करवाई थी। इसके बाद जो है खगोल शास्त्री आपके जॉन केपलर तथा गैलीलियो ने अपने कृत्यों से कोपरनिकस के विचारों को क्या किया था? प्रसिद्ध बनाया था, लेकिन इसकी डेथ के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण के परिणाम। ठीक है, पुनर्जागरण के परिणाम क्या रहे? विकास आपने देखा कि किसने क्या क्या अपना सहयोग दिया है। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है और इसलिए आराम आराम से पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपको साथ साथ याद करवाना है। ठीक है, थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को। पुनर्जागरण के परिणाम। पुनर्जागरण का जो युग है वो यूरोप में मध्यकाल और आधुनिक काल के मध्य का स्वर्णिम युग था। यूरोप के जीवन की जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो है इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे थे, आपने देख भी लिए होंगे। लेकिन इस नई व्यवस्था को प्रकाश में लाने के लिए 3 जो तत्व थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। एक तो थे आपका मानववाद, तर्क बुद्धिवाद और वैज्ञानिक मन स्थिति। ठीक है, तो आपने देख लिया कि किन किन चीज़ों का प्रभाव इसमें बहुत ज़्यादा पड़ा है। यूरोप के साहित्य, कला और विज्ञान से हुई जिसका हमने अध्ययन किया है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया है। मानव केंद्रित चेतना का उदय इसमें हुआ है। जो भी चीज़ आपने अभी तक पढ़ी है मानव केंद्रित रही है, मानववादी चेतना इसमें आपको देखने को मिली है। और साथ साथ जो विचारक भी आपके उत्पन्न हुए हैं वो सारे के सारे आपके मानववादी ही हुई हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आप कह सकते हो टारगेट जो किया गया है, केंद्र में जिसको रखा गया है उसकी मानव को रखा गया है। मानव की चेतना का ही जो है उदय करना इन सब का प्रमुख उद्देश्य था। पुनर्जागरण की जो कला थी और साहित्य में इस मानववादी चेतना की जोरदार जो अभिव्यक्ति हुई है, बिल्कुल हुई है, हमने पढ़ा है। बुद्धिवाद का इसमें उदय हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जैसे कि धार्मिक अंधश्रद्धा से जो है व्यक्ति हट चुका था, बुद्धिवाद हो गया था, विवेकशील उसमें चेतना का उदय शुरू हो गया था, क्योंकि लोग अब अपने तर्क बुद्धि और विवेक के प्रयोग से जो है अपने जो कथनों को तार्किक बना रहे थे, अपने उसको संतुष्ट कर रहे थे। और जो एक मेन नाम जो आपने याद रखना है वो है अरस्तु का। अरस्तु के तर्कशास्त्र ने लोगों को मार्गदर्शन दिया जिसके अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। तो बुद्धिवाद का उदय पुनर्जागरण में हुआ। वैज्ञानिक चेतना और इसमें उपलब्धियां भी देखने को मिली हैं। इसका जो है मानसिकता पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव भी पड़ा है। सही प्रेषण और प्रयोग द्वारा सिद्ध होने पर ही प्राकृतिक या मानवीय जगत के किसी नियम या कार्यकरण संबंध को स्वीकार किया गया है। बेकन और आपके जो दाकार्ट है इसने वैज्ञानिक पद्धति को विकसित किया है। ये आपने दोनों नाम आपने याद रखने हैं, जिसने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास किया है। कोपरनिकस ने बताया है कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने और सूर्य के चारों चक्कर लगाने की इसने बात करी है। कोपरनिकस ने हमने अभी भी पढ़ी है। और केपलर ने गणित की मदद से यह स्पष्ट किया है कि जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। केपलर ने ये बताया है। गैलीलियो ने जो बताया है दूरबीन का आविष्कार बताया है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में बताया है। तो ये एक महान उपलब्धि रही है लोगों को जागृत करने में। मानववाद वही घूम फिर कर आता है कि मानव की गरिमा को स्वीकारे, मानव जीवन में रुचि लेना, मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करना। तो ये सभी जो तत्व हैं आपके मानववाद में आ जाते हैं। मानववादी परलोक सुधारने की अपेक्षा मनुष्य को इसी लोक में आपको सुखी और समृद्ध देखना चाहते हैं। मानववादी लेखकों की जो रुचि है धर्म के अमूर्त विषयों की बजाय जीते जागते लोगों में उनको खुशियां देनी है, उनको कष्टों से मुक्त रखना है। तो ये चीज़ जो है मानववाद में देखी गई है।
व्यक्तिवाद का भी इसमें उदय हुआ है, बिल्कुल हुआ है। व्यक्ति विशेष जो है अपने व्यक्तित्व के निर्माण और विकास की स्वतंत्र और अपार संभावनाओं से जो है परिचित होने लग गया था। उसे पता लग गया था कि उसकी क्या अपेक्षाएं हैं अपने जीवन से, वो किस तरह स्वतंत्र रह सकता है, कौन कौन सी संभावना है, जो उससे वो परिचित हो गया था। वह एक स्वतंत्र चिंतक बनने लग गया था, बिल्कुल बनने लग गया था। स्वतंत्र जीवन शैली का उसको अनुसरण होने लग गया था कि क्या सही है क्या गलत है। जीवन शैली जो थी आपकी धार्मिक और राजनीतिक दबावों से बिल्कुल मुक्त हो चुकी थी और मनुष्य की व्यक्तिवादी आकांक्षाओं से बिल्कुल प्रेरित थी। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का इसमें उदय हुआ है, बिल्कुल हुआ है। राज्य और धर्म एक दूसरे पर आश्रित थे ना। तो पुनर्जागरण काल जब आया तो एक और तो चर्च था उसके प्रभाव में कमी आ गई, दूसरी ओर आपका जो आपके बहुत अच्छे अच्छे राष्ट्रीय राज्य उदय हो गए, शक्तिशाली बन गए वो भी। तो राज्य और धर्म के अलग अलग कार्य क्षेत्र स्वीकार किए जाने पर भी एक विभाजक रेखा जो है खींची जाने लग गई थी। बिल्कुल, चर्च का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग गया था, क्योंकि पुनर्जागरण लोगों को अपनी आकांक्षाओं के बारे में पता लग गया था, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता लग गया था। लोगों को जो साहित्यकार हैं जो उन्होंने अपनी कृतियां बताई हैं, इसमें बहुत कुछ बताया। आपने देखा स्थापत्य कला, वैज्ञानिक आविष्कार हो रहा है, साहित्यकार आ रहे हैं, वो भी अलग अलग देश से। तो समझ सकते हैं कि कैसे उस चीज को उन्होंने बढ़ावा दिया होगा। धर्म सुधार हुआ है, बिल्कुल हुआ है। धर्म सुधार का मार्ग तैयार किया गया है। अब पुनर्जागरण की जो एक मेन एसेंस है वो यही है कि तर्क प्रधानता थी, मानवतावाद थी, व्यक्तिवाद ने चर्च की सत्ता को नुकसान पहुंचा दिया था। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन्होंने जो चर्च था ना, जितना प्रभाव था लोगों पर, उसकी सत्ता को बिल्कुल नुकसान पहुंचा दिया था। और साहित्यकार और विचारकों ने चर्च की सर्वोच्च सत्ता का विरोध भी किया है। जो साहित्यकार और विचारक थे, इनकी अहम भूमिका है जो मैंने आज आपको पढ़ाई है। और उन्होंने व्यापक भ्रष्टाचारों व नैतिक पतन का पर्दाफाश किया है। इन्हीं के कारण जो कह सकते हो इतनी क्रांति हुई और विकास हुआ। और अब हम इनको विशेषताओं के साथ इस चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं। तो कैसा लगा इस सेशन? मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अब लाइक ज़रूर कर दें, सभी शेयर मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।